अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसका पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट्स ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है बच्चों? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको आप लोग अंडरस्टैंड करें कि रेट्स मीन रेट्स। देखें रेट्स क्या चीज़ होती है। रेट्स बेसिकली इट्स अ स्पीड। स्पीड होगी ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की स्पीड होगी। ओके, सो रेट्स ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की स्पीड से हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग डिस्कस करें कोई एग्जांपल के साथ कि अगर लेट्स से कोई एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रिएक्टेंट के, वो 1 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के 1 सेकंड में प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये इस रिएक्शन का रेट है। मैं दोबारा से इस रिएक्शन का अगर लेट से मैं रेट फाइंड करूं या इसी रिएक्शन का एक और तरीके से रेट फाइंड करूं, तो मैं अब बोलूँगा कि यार टू मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के पर सेकेंड 1 सेकेंड वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखें जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के उतने ही टाइम के अंदर कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, उस रिएक्शन का रेट हाई होगा। तो मतलब यहाँ पे इस टाइम पे ये जो भी रेट था, इस रिएक्शन का जो रेट था वो हाई होगा एज़ कंपेयर टू दिस रेट, ठीक है। ये वैसे एक जनरल सी एग्जांपल थी इसको बताने के लिए कि हम रेट का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको एक और तरीके से डिस्कस करें, रेट है क्या, रेट की डेफिनेशन है क्या। अगेन आपके पास एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट बेसिकली इट्स अ चेंज इन concentration of reactant change in concentration of reactant पर यूनिट टाइम, साथ साथ टाइम को भी देखना है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। ये रेट हो गया बच्चों, इसको रेट कहते हैं। ये इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट हमने डिस्कस किया कि भाई रिएक्टेंट का के अंदर जितना भी चेंज आ रहा होगा पर यूनिट टाइम, एक ख़ास टाइम के साथ साथ, तो हम उसको कहेंगे रेट। अब हमें पता है कि रिएक्टेंट की हमेशा, कोई भी रिएक्शन होता है बच्चों, हमेशा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज़ होगी। अब रीज़न क्या है? ऑब्वियसली रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे ना। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की 100 मॉलिक्यूल्स है, अगर उन्होंने 100 ही रहना है तो उसने रिएक्शन क्यों करना है? 100 में से वो आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स कम होंगे और वो प्रोडक्ट्स वाली साइड में मॉलिक्यूल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है। तो इसीलिए मैं अगर इसके साथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ माइनस का साइन लगा दूँ, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही होगी। पॉइंट क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अच्छा, अब अगर मैं प्रोडक्ट के लिहाज से इस रेट को डिफ़ाइन करूँ, रेट क्या है? रेट हम ये कहेंगे कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दिस इज़ कॉल्ड द रेट। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव का साइन लगाना है, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज़ होती है। तो देखो अगर मैं हर अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करूँ तो उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं इनको कलेक्टिवली एक ही चीज़ से डिफ़ाइन कर दूँ। वो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? रेट इज़ इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर जस्ट लिख रहा हूँ, आर चेंज इन
concentration of product per unit time, this is called rate बच्चों, रेट। या आप रिएक्टेंट की टर्म में रेट को डिफ़ाइन कर सकते हैं या आप तो प्रोडक्ट की टर्म में रेट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? और कलेक्टिवली अगर बात करोगे तो आपको यही बात करनी पड़ेगी, और डिफाइन रेट को अगर करना है तो आप कलेक्टिवली कर लो, ज़रा बेहतर होगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ दैट रिएक्शन। सो लुक ओवर हियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फैक्टर को डिस्कस करने से पहले मैं इसके यूनिट्स को डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम छोटा सा एक पॉइंट बना लेते हैं यूनिट्स का। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि रेट इज इक्वल्स टू आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है? या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, किसी की भी है, दोनों में से किसी एक की लाजमी होगी। आप किसी एक के लिहाज से हमेशा देख रहे होगे, या तो आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से रेट को डिस्कस करना होता है, या तो प्रोडक्ट के लिहाज से। किसी एक टर्म को भी आप पकड़ लोगे, रेट आप डिफाइन कर रहे हो। अब आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। चाहे वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो या तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो, यूनिट यही होगा। और टाइम की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? सेकेंड, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको ओवरऑल लिखें तो ओवरऑल कैसे लिखेंगे? लुक ओवर हियर, इट्स अ मोल पर डीएम क्यूब। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इट्स अ पर सेकंड। सो ये आपके पास रेट का यूनिट है बच्चों। पॉइंट क्लियर है? ये आपके पास क्या है? रेट का यूनिट है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट। अब नेक्स्ट चलते हैं कि विच फैक्टर अफेक्ट द रेट्स ऑफ रिएक्शन। तो कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं? बच्चों दोबारा से, रेट आपको क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल किसी रिएक्शन की स्पीड मॉनिटर करना, और स्पीड मॉनिटर करने के लिए क्या हमने है, हम या तो रिएक्टेंट के एस्पेक्ट से उसकी स्पीड को डिफ़ाइन कर लें, देख लें कि यार इतने टाइम में इतना रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट के लिहाज से है। दूसरे लिहाज से यार इतने टाइम में इतना प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये प्रोडक्ट के लिहाज से है, ठीक है? अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो वो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस। सेकंड फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड फैक्टर है प्रेशर। अगर आप गैसेस को डील कर रहे हो, रिएक्टेंट आपकी गैसेस हैं, तो प्रेशर जो होंगे, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स की अगर बात करें, उसको आप थर्ड फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। एक और फैक्टर है जो कैटलिस्ट है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, कैटलिस्ट, ठीक है? या बाय एडिंग कैटलिस्ट। अब ये जितने भी सारे फैक्ट हमने डिस्कस किए हैं, इनका क्या रिलेशन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। बोथ आर डायरेक्ट टू ईच अदर, डायरेक्ट रिलेशन है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। प्रेशर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे गैसेस का,
रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। ओके, हम इसको सिंपल बाय एडिंग कैटलिस्ट कर देते हैं ताकि बाय एडिंग कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। क्लियर है बच्चों? ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड क्यों बढ़ जाती है? ओके, सो लेट्स सी। सो द फर्स्ट आपके पास अफेक्ट है, इसी ग्राफ के अंदर इन्होंने प्रेशर को भी और कॉन्सेंट्रेशन को भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों को इकट्ठा इसी ग्राफ के अंदर इन्होंने प्लॉट करके दिखा दिया। सो लुक ओवर हियर इन द वाई एक्सिस, लुक ओवर हियर, दिस इज द टोटल मास और द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की बात चल रही है। और यहाँ पे टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन अगर यहाँ पे ओरिजिन पे हो गए तो उस टाइम रिएक्शन का जो टाइम है वो ज़ीरो, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इतना टाइम हो चुका है रिएक्शन को स्टार्ट हुए, इस तरफ जाते जाओगे इतना टाइम हो चुका है, और साथ साथ इतना प्रोडक्ट बन रहा है आपका साथ साथ। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। हमेशा याद रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपके पास ना जो ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ, ये देखें, जो ग्राफ होंगे उसमें दो चीज़ें हैं। अगर ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होकर इस तरह जा रहा हुआ तो इसका मतलब है जो वाई एक्सिस है ना, इसके अंदर आप प्रोडक्ट की बात चल रही है, कि मतलब प्रोडक्ट कितना फॉर्म्ड हो रहा है। क्लियर है? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन चल रही है। और अगर आपका ग्राफ यूँ यहाँ से स्टार्ट होता ऊपर से और नीचे की तरफ जा रहा हुआ तो इसका मतलब है यहाँ पे वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट की बात चल रही है। क्योंकि आपको पता है टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, ये देखो डिक्रीज़, और टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़। जब आपको ग्राफ इस तरह का नज़र आए तो वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट्स होंगे, और अगर आपको ग्राफ इस तरह नज़र आए डाउनवर्ड तो रिएक्टेंट होंगे, और नीचे आपका टाइम ही होगा। यहाँ पे जो भी है वो सेम है, यहाँ टाइम ही होगा, यहाँ पे भी टाइम होगा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। डन। तो ये देख लो ग्राफ आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट वाला होगा, तो वाकई यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट है। अब क्या चीज़ है ये देखें, लुक ओवर हियर। देखें आपके पास ये है कि एक पिंक कलर की लाइन है, एक ग्रीन कलर की लाइन है। अब याद रखिएगा ग्रीन कलर की लाइन क्या बता रही है और पिंक कलर की लाइन क्या बता रही है। ग्रीन वाली लाइन ये बता रही है कि यहाँ पे रिएक्टेंट की लो कॉन्सेंट्रेशन थी, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये वाली लाइन बता रही है, अब कॉन्सेंट्रेशन के एस्पेक्ट से भी बात पहले करने लगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? अब जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लो है तो इसका रेट भी स्लो होना चाहिए, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो इसका रेट भी हाई होना चाहिए। लेकिन ये ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा? याद रखिएगा मोर स्टीपर कर्व, आपकी जितनी स्टीपर कर्व होगी, स्टीपर कर्व किसे कहते हैं ये देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये बना रहा हूँ, ये कर्व है और एक ये कर्व है, तो देखें स्टीप किस में ज़्यादा नज़र आ रही है आपको? इस कर्व में ज़्यादा नज़र आ रही है, मोर स्टीपर कर्व। जब भी किसी चीज़ का रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा तो उसकी स्टीप ज़्यादा होगी, मोर स्टीप। इसकी स्टीप देखो, इसकी स्टीप इतनी नहीं है, राइट?
तो मोर स्टीपर जो कर्व होगी, जैसे कि ऊपर है, इसका रेट हाई है, ठीक है, इसका रेट हाई है, क्योंकि जब आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते हो, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करने से होता क्या है बेसिकली, आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसी को डिस्कस कर लें, इसके एग्जांपल के लिहाज से, आपने ये एक कंटेनर है बच्चों, इसके अंदर रिएक्टेंट के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये एक कंटेनर है, इसके रिएक्टेंट के अंदर लेट्स से 12 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन किस में हाई है? इस कंटेनर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है। अब इसमें क्या होगा, अब जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है ना, उससे क्या होगा कि चांस ऑफ कोलिजन, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, ठीक है, नॉट एक मॉलिक्यूल की बात चल रही है, सब एक दूसरे को कोलाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे चांस ऑफ कोलिजन 4 मॉलिक्यूल्स के दरमियान खुद सोचें कितना होगा, और 12 मॉलिक्यूल्स के दरमियान चांस ऑफ कोलिजन कितना होगा, ठीक है। अभी ये कोलिजन थियरी के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें इसकी पूरी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी मैं इसकी थोड़ी सी डिस्कशन नहीं करना चाह रहा अभी। तो बस जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, उतना मॉलिक्यूल्स के जो रिएक्टेंट होंगे वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। इसीलिए हायर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपकी कर्व की स्टीप हाई है, मतलब उसका रेट हाई है, ठीक है, और उसका रेट लो है। क्लियर है? अब देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस टाइम पे, ये आप लोग कहते हैं कि यार इस टाइम के ऊपर चेक करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। जब आप इस टाइम पे चेक करेंगे, खुद सोचें, इस टाइम के ऊपर जब आप देखेंगे लो कॉन्सेंट्रेशन जब आपने लिखी हुई है, उससे आपका जो प्रोडक्ट है, उससे प्रोडक्ट कितना बन रहा है, इतना बन रहा है, ये बन रहा है ना आपका प्रोडक्ट, ये। लेकिन जब आप इसी टाइम के ऊपर आप जब हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले ग्राफ को देखते हैं, तो उसका प्रोडक्ट ये है। तो यहाँ ग्राफ से आपको ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, कि भाई सेम टाइम के ऊपर हम लोगों ने लो कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ भी देखा और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ भी देखा। लो कॉन्सेंट्रेशन से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इतनी बन रही थी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इतनी बन रही थी। तो ये देखो डिफरेंस कितने का आया, ठीक है। तो यही वो डिफरेंस है बेसिकली। तो ये पॉइंट आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। तो बस आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन जब होगी तो उस कर्व की स्टीप भी हाई होगी। ओके, आपका क्वेश्चन कुछ यूँ आ सकता है, अगर मैं आपका एक क्वेश्चन बनाऊँ, सपोज करें वो कहता है कि आपके पास एक रिएक्शन है, आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सिचुएशन आपको ये देता है कि आपके पास जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी, सपोज करें वो 2.0 मोल पर DM³ थी। तो जिससे आपका जो प्रोडक्ट, आपकी जो कर्व बनती है, ठीक है, जिससे आप लोगों ने जब इसका प्लॉट किया तो उससे ये चीज़ आ रही है। क्लियर है? तो इस कॉन्सेंट्रेशन से ये जो कर्व थी, ये कौन सी कर्व थी, जिसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 2.0 मोल पर DM³ थी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब वो कहता है कि अब आप एक काम करें, आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दें, 4.0 मोल पर DM³ कर दें, और अब आप बताएं इसके ऊपर रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब आपको पता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल, तो इट्स मीन रेट डबल, राइट। अब वो कहेगा कि आप इसी ग्राफ के ऊपर आप हमारा न्यू जो आपका कर्व है ना, वो आप ड्रा करके दिखाएं। तब आप लोगों ने क्या करना है, तब आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि अब 2 के लिए अगर यहाँ पे थी तो 4 के लिए इसको मोर स्टीप होने चाहिए। तो आप यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, लाइक दैट। क्लियर है? तो आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने डबल कर देना है। तो ये अब आपने बता देना है कि ये आपके पास 4.0 मोल पर DM³ के लिए थी। तो बेसिकली एग्जामिनर आपसे बस ये देखना चाहता होगा कि जब हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये कर्व बच्चा ऊपर बनाएगा या इसके नीचे बनाएगा, ठीक है। ऊपर वही बच्चे बनाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हाई का मतलब होता है कर्व स्टीप बनानी है, इससे इसकी ज़्यादा स्टीप होनी चाहिए, तो ये स्टीप है। अगर आप इससे लो कर दोगे तो इसकी स्टीप और कम हो जाएगी। क्लियर? तो ये बस इसका
इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये लिए देख लें बच्चों, आपके पास जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला, बस ये सरफेस एरिया करके इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। सरफेस एरिया देखो, ग्रीन वाली कर्व को देखो, इट्स अ स्मॉलर सरफेस एरिया, लम्ब्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप इसी को यही देख लो, अगर आप एक ग्लास लेते हो वाटर का, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ ग्लास, बड़ा अजीब सा ग्लास बन गया। आप इसके अंदर शुगर ऐड करते हैं बच्चों, शुगर। अब शुगर आपने देखी होगी, अगर वो थोड़े से क्रिस्टल फॉर्म में होती है ऐसे इस तरह, अगर आप इस तरह ऐड करते हो और उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हो, मिक्स करने की कोशिश करते हो, स्वीट पानी बनाते हो, स्वीट वाटर बनाते हो। अब एक और बच्चा आपके पैरेलल वो क्या कर रहा होता है, वो थोड़ी साइंस उसने पढ़ी होती है, वो क्या करता है, वाटर लेता है और वो भी शुगर ही ऐड करता है, लेकिन वो शुगर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर ऐड करता है, ठीक है। उसको पहले थोड़ा सा ना ग्राइंड कर लेता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके वो उसको ऐड करता है। अब आप मुझे बताओ, ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, कौन सा स्टूडेंट जल्दी से शुगर को इस पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेगा? स्टूडेंट बी। पाउडर फॉर्म में जब शुगर को कन्वर्ट किया तो वो जल्दी से वाटर में डिज़ोल्व हो सकती है एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टल फॉर्म में। उसके पीछे रीज़न ये है कि शुगर जब क्रिस्टल फॉर्म में होती है तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो लो होता है, और इसका पाउडर फॉर्म में जो सरफेस एरिया होता है बच्चों वो हाई होता है। सरफेस एरिया जब हाई होगा तो बहुत जल्दी, कम टाइम में चीज़ें जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगी, तो उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हाई है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो रेड वाली आपकी होगी ये आपकी हाई सरफेस एरिया की वजह से है, ठीक है, हाई सरफेस एरिया की वजह से, और ये है लो सरफेस एरिया की वजह से। तो इस सरफेस एरिया का मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे बल्कि ये बनाया हुआ है। सपोज़ करें कि ये आपके पास वही शुगर का एक, ये वो एक शुगर का एक पीस था, लेट्स से, ठीक है, एक क्रिस्टल। आपने शुगर को जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किए, इसको आपने तोड़ना स्टार्ट किया, तो उसको जब तोड़ा आपने तो उसमें से एक पीस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीस निकले। अब देखो इसका सरफेस एरिया क्या है, इसकी एक साइड ये है, दूसरी साइड इधर पीछे होगी, तीसरी इधर पीछे होगी, फोर्थ वन इधर, फिफ्थ ये ऊपर और सिक्स्थ नीचे, टोटल 6 साइड होंगी इसकी। लेकिन अब आप देख लो, इस एक क्यूब की इसकी 6 साइड हैं, इसकी भी 6, 6, 6, तो कितना सारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब पहले इसकी टोटल 6 थी, अब इन सब को ऐड कर लें तो आपको पता चल जाएगा। तो आई गेस इट्स 8, सो 6 8 48 साइड्स। तो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया इसका इंक्रीज़ हो चुका है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे 6 साइड्स, जिसकी 48 साइड्स। सो बच्चों सरफेस एरिया इस तरह इंक्रीज़ होता है। सो बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग टेम्परेचर का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, इसके ऑनवर्ड हम लोग देखेंगे। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों।